Hello and welcome to Unacademy Studio Rise. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for UPSC Civil Service Preparation. That is a Studio Rise channel. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है Studio Rise की चैनल के ऊपर। मैं और मेरे टीम मेंबर्स आपके लिए डेली डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स और टॉपिक्स लेके आ रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर कंटिन्यूस सीरीज ऑन दी लेक्चर्स ऑन दी आर्ट एंड कल्चर एंड द एनसीईआरटी। आज का हमारा जो सेशन है वो मेनली एनसीईआरटी सेंट्रिक रहने वाला है और फिर से मैं आपको स्टैंडर्ड 8 की जो मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसको शुरू कर रहा हूँ। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस द एनसीईआरटी टॉपिक्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 7 एंड स्टैंडर्ड 6। मैंने स्टैंडर्ड 6 और 7 की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर दिया है। तो जो स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लासेस की एनसीईआरटी को नहीं देखा है उनको पहले सजेस्ट करूंगा कि यू प्लीज वॉच दैट वीडियोस, क्योंकि वहां से ही आपका बेसिस बनना शुरू हो जाएगा। स्टैंडर्ड 6-7 की एनसीईआरटी हमने एंशिएंट और मिडीवल इंडिया के अंदर पढ़ लिया था। आज का हमारा जो सेशन है और टॉपिक है वहाँ पे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जाने वाले हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में स्टैंडर्ड 8 की जो एनसीईआरटी है, स्टैंडर्ड 8 की जो एनसीईआरटी है जिसका नाम है अवर पास्ट 3 एंड ये किताब भी 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, जिसका पार्ट 1 है ये और उसका चैप्टर नंबर 2 हम लोग आज के क्लास के अंदर पढ़ने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल का ये टॉपिक है। इफ यू कैन सी द नोमेनक्लेचर ऑफ द टॉपिक्स एंड द सब्जेक्ट, आपको यहाँ से ही देखने को मिल रहा होगा कि कितना कंफ्यूजिंग है। बट खैर जो भी कंफ्यूजन हो हम लोग आज के क्लास के अंदर दूर करेंगे और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई। ये एनसीईआरटी की खासियत ही ये रही है कि आपको बेसिक से अच्छी तरह से सब कुछ कवर कराता है। यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी के कारण मैं आप लोग को जो भी करा रहा हूँ वो एनसीईआरटी सेंट्रिक टॉपिक्स को ज़्यादा डिटेल के अंदर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर मैं यहाँ पे स्टूडियो राइज के ऊपर तो काफ़ी दिनों से पढ़ा रहा हूँ। आप में से काफ़ी लोग मेरे बारे में जानकारी रखते होंगे। मैं यहाँ तो पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म और अनअकैडमी प्लस के ऊपर इफ यू आर अवेयर मैं एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री का कोर्स बहुत जल्द लॉन्च कर रहा हूँ। अब देखिए एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री के कोर्स की इंपॉर्टेंस ही ये है कि हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव करेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के कोर्स के अंदर ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके होंगे। मैंने ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री के कोर्स को ख़त्म किया है। 80 आवर्स के सेशंस वहाँ पे अवेलेबल है अनअकैडमी प्लस के ऊपर। जैसे यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं उसी को बिल्टअप करके मैंने वहाँ पे कराया हुआ है। तो जो स्टूडेंट्स को हिस्ट्री में थोड़ा बहुत डाउट है, आर्ट एंड कल्चर के अंदर डाउट है, उनको मैं कहूँगा यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अवर कोर्सेज ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। प्लस के ऊपर एडवांटेज आपके यही होगा कि मेरे अलावा और भी एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। There are around 80 educators who take the lectures and the classes daily almost, और ये एजुकेटर्स की जो टीचिंग है वो इंडिया में हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग आपको मिलेगी। इन सब के सेशंस आप अटेंड कर पाओगे तो यू विल बी एबल टू अटेंड ईच एंड एवरी एजुकेटर्स लेक्चर्स इवन व्हेन यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि खाली मेरे कोर्सेज ही अटेंड कर पाओगे, जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सबको देख पाओगे, उनके लेक्चर्स को अटेंड कर पाओगे। मल्टीपल टाइम ड्यूरेशन तक आप उसको देख पाते हो। मतलब इट इज़ लाइक एन अमेजोन और नेटफ्लिक्स मॉडल। जैसे अमेजोन नेटफ्लिक्स के अंदर अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगा तो एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया उसके बाद आप अनलिमिटेड टाइम तक कोई भी सीरीज को, वीडियो को, मूवी को देख सकते हो। तो इट इज सिमिलर टू दैट ओनली हियर इन दिस केस एज वेल। अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो फिर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर से फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग सब्सक्रिप्शन 12 मंथ का, तो आपको 40,000 रुपीज़ के फीस के अंदर आपको जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज़ है, इंक्लूडिंग जितने भी आपके डेली क्लासेस चल रहे हैं, आपने मिस आउट कर दिया है तो रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी एडवांटेजेस हो जाएगा व्हेन वी सी द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो PN लाइव इज़ द कोड। अभी जो अनअकैडमी के अंदर अगर आप सब्सक्राइब करने का प्लान कर रहे हो तो मेरे कोड को यूज़ करिए PN लाइव। अगर आपने PN लाइव को यूज़ किया और उसके बाद अप्लाई किया तो फीस आपकी कम हो जाएगी एंड फीस आपकी 36,000 हो जाएगी। ठीक है, 1 ईयर को लेके। उसी तौर के ऊपर अगर आपने 2 इयर्स का कोर्स लेना है, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर 2 इयर्स कोर्स 24 मंथ के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो द फीस विल कम बैक टू 64,000। ऐसे तो 2 इयर्स का 64,000 रुपीज़ है, बट अगर आपने 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते वक्त मेरा कोड को यूज़ किया PN लाइव
तो मेरी जो फीस है वो भी कम हो जाएगी और 57,600 हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा आपकी जो फीस है वो कम हो जाएगी मेरे कोड यूज़ करने के बाद। ऑलवेज यूज़ दिस कोड PN Live while taking the subscriptions. It will be beneficial for you to comprehend और it will be easy as well। ठीक है, तो ये याद रखेगा। 2 years जो लोग 2021 में प्लान कर रहे हैं, 2022 में प्लान कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। मैं कहूँगा कि आप 2 years के अंदर तैयारी करिए, तो इट विल बी मोर एडवांटेजेस एंड बेनिफिशियल फॉर यू जो लॉन्गर ड्यूरेशन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो एक आपका सब्सक्रिप्शन का एक मॉडल का केस था। दूसरा, आप सब्सक्रिप्शन को लेके कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ऐप स्टोर के ऊपर भी जाके देख कर सकते हो। यू कैन सब्सक्राइब ऑन द ऐप स्टोर एज वेल। ऐप स्टोर में जाओ, गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद सेम आपको यही स्क्रीन दिखेगा और उसके बाद आपको PN Live यूज़ कर देना है। खैर, ये तो था हमारा अनअकैडमी प्लस के बारे में जो सब्सक्रिप्शन का डिटेल्स था। वो हम लोग आज का जो सेशन है वो चैप्टर नंबर 2 से शुरू करेंगे और ये चैप्टर नंबर 2 को हम लोग एज यूजुअल 2-3 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। अब चैप्टर नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्यों है? चैप्टर नंबर 1 हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं किया था क्योंकि ये खाली मॉडर्न हिस्ट्री का जो हिस्टोरिकल सोर्सेज है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, उसके ऊपर फोकस करता है। अब देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री को जब हमने पढ़ा था और मैंने आपको जो भी मॉडर्न हिस्ट्री को समझाया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री को 2 पार्ट के अंदर हम लोग डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री डिवीजन दैट इज नोन एज द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। उसे हम लोग क्या कहते हैं? द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। व्हाट डू मीन बाय ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया? तो ये एक ऐसी पद्धति है जहाँ पे किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने इंडिया के अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स और यूरोपियंस को कैसे ख़त्म किया। तो आज का हमारा जो सेशन है वो ये चैप्टर के ऊपर ही बात करेंगे। और जब यूरोपियंस इंडिया के अंदर आते हैं तो जो अदर यूरोपियंस इंडिया के अंदर थे उनको कैसे ख़त्म किया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स, उसको हम लोग आज के क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इंक्लूडिंग इंडिया के अंदर जो प्रिंसली स्टेट्स उभर के आए थे। प्रिंसली स्टेट्स कौन थे? तो मैं कहूँगा कि जो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था, उसके बाद जो स्टेट्स उभर के आए थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे ख़त्म करती है, इन सब को ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर समझाया गया है। तो ये बहुत डिटेल का चैप्टर है, हम लोग इसको अच्छी तरह से करेंगे क्योंकि ये आपका बेस बनेगा। और इसी के कारण यू विल फाइंड कि कंपनी धीरे धीरे एक व्यापार के रूप में आई थी। दे केम एज ए ट्रेडर टू इंडिया एंड हाउ दे एक्सपांडेड द टेरिटरी, वो इसके अंदर लिखा गया है। चैप्टर नंबर 3 में हाउ कंपनी एक्सपांडेड ओवर द रूरल एरियाज, उसके बारे में लिखा गया है। एंड लेटर ऑन इफ यू विल सी कि जब कंपनी ने जितना एक्सपांशन किया उसके बाद भारत के लोगों ने क्या किया, रिएक्ट करना शुरू किया। तो द रिएक्शन ऑफ द इंडियन पीपल विल लीड टू सम काइंड ऑफ रिवॉल्ट्स। हमारे लोग जिस तरह से रिवॉल्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, उसके कारण फिर क्या होंगे, आपके रिवॉल्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों चैप्टर हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग जो टॉपिक है उसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 10, अगर आपने 7th स्टैंडर्ड की NCERT पढ़ी होगी, उसमें ये मैप पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि जब मुगल्स वीक होते हैं और उसके कारण क्या होता है कि भारत के अंदर नए नए स्टेट्स उभर के आए। And the emergence of new states will lead to a condition. Where the old Mughal provinces वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देते हैं। इंक्लूडिंग मैंने आपको बताया था राजपूत किंगडम्स भी उभर के आएंगे और मैंने आपको बताया था कि मराठास इंक्लूडिंग सिख जैसे स्टेट भी उभर के आते हैं जो अलग ही एक डायनेस्टी के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे, इंक्लूडिंग जाट्स। ठीक है, ओल्ड प्रोविंसेस के अंदर मैंने पढ़ाया था बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे स्टेट को बताया था। अब इस दौरान जो न्यू स्टेट्स उभर के आ रहे थे उस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी चिल मोड के ऊपर थी। चिल मोड समझ में आता है बेटा आपको? चिल मोड मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी इज स्टिल ट्राइंग टू कंसोलिडेट इटसेल्फ। इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी और भी यूरोपियंस थे उन सब के साथ फाइट कर रही होती है। तो ये चैप्टर की शुरुआत ही यहाँ से होती है, कि एक टाइम के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी एक छोटे से विस्तार के अंदर अपना एम्पायर या छोटा सा मैं कह सकता हूँ अपनी कॉलोनीज बनाई होती है।
ये ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे इंडिया की ओवरलॉर्ड कैसे बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी एक छोटे से एरिया के अंदर रूलर के रूप में आई थी, या मैं कहूँगा ट्रेडर के रूप में आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी केम एज ए ट्रेडर। तो वो किस तरह से अपने पावर को कैप्चर करती है, वो इंडिया के अंदर किस तरह से अपने दबदबा एस्टेब्लिश करता है, उन सब का अभ्यास, उन सब की डिटेलिंग हम लोग आज के क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसका पढ़ने का कारण आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्यों पढ़ा जा सकता है। तो एनसीईआरटी में इंटरेस्टिंगली ये 3 मैप दिए हैं। ये तीनों मैप के द्वारा कंपनी का पावर एक्सपांशन दिखाया गया है। तो मैं आपको ये पावर एक्सपांशन ही समझाऊंगा कि एक टाइम के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी खाली बंगाल तक सीमित हुआ करती थी। वंस अपॉन अ टाइम East India Company was only restricted to Bengal, and over a period of time, if you can see the yellow areas are getting expanded. तो ये जो येलो कलर है या मस्टर्ड कलर है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर को दर्शाता है। इट शोज द पावर विच वॉज गेन्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और यही चीज हमको समझनी है, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, कि कंपनी धीरे धीरे कितनी आगे चली जाती है और कितना बड़ा साम्राज्य बनाने की कोशिश करती है, और उसी को ही हम लोग आज के सेशन के अंदर भी समझेंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो टॉपिक है वहां पे हम लोग समझेंगे कि किस तरह से मुगल्स का डिक्लाइन हुआ। मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर इसको पढ़ाया हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई इंडिया के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो किस तरह से यूरोपियंस इंडिया के अंदर ऑलरेडी जो एक्टिव हुआ करते थे, ये यूरोपियंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आती है। किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आती है? यूरोपियंस के साथ। इंक्लूडिंग हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कंपनी ने कैसे ब्रिटिश कंक्वेस्ट करने की शुरुआत की और सबसे पहले बंगाल के अंदर अपना एस्टेब्लिशमेंट किया। बंगाल के अंदर खास करके एनसीईआरटी में प्लासी के बारे में लिखा गया है, तो विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द केस ऑफ प्लासी एज वेल, एंड देन विल सी कि कंपनी किस तरह से अपने आप को फर्दर एक्सपांड करने की कोशिश करती है। कंपनी के ऑफिशियल्स किस तरह से अपने आप को नवाब्स कहते हैं। यू विल सी कि बंगाल के अंदर जो राजा थे उनको नवाब कहा जाता था, और कहते हैं कि आफ्टर डूइंग द बैटल ऑफ प्लासी, और प्लासी के साथ साथ दूसरी कौन सी लड़ाई थी अगर आपको याद होगा, तो बैटल ऑफ बक्सर, इफ यू आर अवेयर, ये दोनों बक्सर और प्लासी की लड़ाई के बाद कंपनी ने जो बंगाल के अंदर पावर गेन किया था, वहां पे कंपनी के ऑफिशियल्स अपने आप को नवाब्स कहने की शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं कि हम नवाब नहीं, हम लोग नवाब्स है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज का जो सेशन है वहां पे हम लोग मेनली पहले 2-3 टॉपिक्स को देखेंगे। अब देखिए, प्रीवियस क्लासेस को याद करिए, मैंने आपको डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया हुआ है, बहुत डिटेल में पढ़ाया था। और मैंने आपको जब डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के बारे में बताया था, तो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें बताई थी कि आफ्टर औरंगजेब क्या होता है। याद आया आपको? मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि औरंगजेब का जब मृत्यु हुआ, व्हेन द डेथ ऑफ औरंगजेब टुक प्लेस, तो दिल्ली की जो गद्दी के लोग थे, दिल्ली के ऊपर बैठने वाले जो लोग थे, वहां पे वीक किंग्स पावर के ऊपर आए। और वीक किंग्स को क्या कहेंगे हम लोग? लेटर मुगल्स कहते हैं। अगर आपको याद होगा कि जो औरंगजेब की डेथ के बाद जो लोग पावर के ऊपर आए उनको क्या कहा जाता है? लेटर मुगल्स। और जब हम लोग ये लेटर मुगल्स की बात करते हैं, व्हेन वी सी द केस ऑफ द लेटर मुगल्स इन इंडिया, ये लेटर मुगल्स काफी कमजोर थे, और इसके कारण क्या हो गए, इनके सूबे अपने आप को इंडिपेंडेंट करते हैं। जैसे बंगाल नाम का एक सूबा था, देयर वाज अ स्टेट कॉल्ड एज बंगाल। बंगाल धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देगा। इंक्लूडिंग मुगल्स का जो राजपूत के ऊपर जो दबदबा था, वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंस करते हैं। इंक्लूडिंग मुगल्स का एक और सूबा, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, तो अवध के अंदर हुआ करता था। अवध भी अपने आप को इंडिपेंडेंट करेगा। ऑल्सो यू विल फाइंड कि ये डेक्कन के अंदर जो हैदराबाद वाला जो रीजन है, वहां का नवाब भी अपने आप को इंडिपेंडेंट करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थी कि ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर सर्टेन स्टेट्स जो अपने आप को आज़ाद करते हैं। खास करके यहाँ पंजाब के अंदर 6 स्टेट, इंक्लूडिंग यहाँ हम लोग बात करेंगे तो मराठास पावर के ऊपर आ रहे थे। और मराठास के साथ साथ इफ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही है तो नीचे साउथ के अंदर मैसूर नाम का स्टेट भी एस्टेब्लिश हो रहा था। अब यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जो मुगल डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद पावर के ऊपर आए। साइमल्टेनियसली जब हम लोग यहाँ देखते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ साउथ के अंदर अपना एस्टेब्लिशमेंट किया था, और यहाँ पे उन्होंने अपना फोर्ट भी बनाया हुआ था। इंक्लूडिंग यहाँ सूरत के तरफ भी यूरोपियंस का काफ़ी दबदबा था।
इंक्लूडिंग ये बंगाल वाले रीजन के अंदर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना एक एस्टेब्लिशमेंट हो चुका था। तो जब हम लोग मुगल्स के डिक्लाइन की बात करेंगे और मुगल्स के डिक्लाइन के बाद वाले केस की बात करेंगे तो हमको बहुत सारी चीजें यहाँ से पता चलती है कि कैसी हालत हो चुकी थी इंडिया के अंदर। एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हेन वी सी द केस ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो औरंगजेब के बाद हमको बहुत सारी चीजें पता चलती है कि मुगल्स धीरे धीरे कमजोर हो गए। और एनसीईआरटी ने ही ये लिखा है कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 देयर वर मेनी मुगल गवर्नर्स, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं सूबेदार। अगर आपको याद होगा तो अवध का सूबेदार था सादत खान। उसी तौर के ऊपर अगर आपको जानकारी होगी तो मुर्शिद कुली खान, उसको नायब बना के भेजा गया था। इंक्लूडिंग असफजा को कहाँ भेजा गया था, दक्कन में, हैदराबाद के अंदर। ठीक है, तो क्या हुआ कि औरंगजेब के डेथ के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने रीजनल किंगडम्स बनाने की शुरुआत की। ठीक है, तो ये जो रीजनल किंगडम्स उभर के आए, जितने भी रीजनल किंगडम्स उभर के आए, वो रीजनल किंगडम्स एक सेंटर अथॉरिटी के रूप में नहीं उभर पाते। और एनसीईआरटी ने ही हमको यही बताया है कि बिकॉज द रीजनल किंगडम्स कुड नॉट कंसोलिडेटेड देमसेल्व्स, because the regional kingdoms were not able to have the power on themselves, it gave a good I would say significance for the British। ये जितने भी regional kingdoms उभर के आए उन्होंने फिर अंग्रेजों को काफी फायदा कराया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि यार अब देखिए कि ये इंडिया के जितने भी रीजनल किंगडम्स है इन सब के बीच में फ्रेंडशिप तो थी नहीं। ये जितने भी किंगडम्स हमने अभी पढ़े हैं ये किंगडम्स के बीच में अगर आप देखिएगा तो कॉन्स्टेंटली कन्फ्लिक्ट चलती थी। और यही कन्फ्लिक्ट का फायदा इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया है ना। तो दो बिल्लियां झगड़ रही है, उसमें फायदा किसको मिला? हाँ, दो बिल्लियां झगड़ रही है, उसमें फायदा बंदर को मिलेगा। तो हमारे यहाँ के जो रीजनल किंगडम्स है उन सब के बीच में फाइट हो रही थी, तो एडवांटेज कौन उठा के गया भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी उठा के गई। सो इट इज सेड द ब्रिटिशर्स हु केम एज ए ट्रेडिंग पार्टनर or I would say trading company, they were quite reluctant to acquire the territories in India. In fact, NCERT ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी गई है कि डू यू नो, अगर आपको जानकारी होगी, इस तरह से NCERT कहता है कि when the Britishers originally came as a small trading company, they did not wanted कि इंडिया में कुछ टेरिटरी को एक्वायर किया जाए। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने किसे एक्वायर किया, उसी की स्टोरी ये एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको आज बंगाल का पूरा स्टोरी बताऊंगा, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे जाएंगे और देखेंगे कि दूसरे एरियाज को उन्होंने कैसे कैप्चर करने की कोशिश की है। अब थोड़ा बहुत ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताता हूँ। देखिए, यूरोपियंस का भारत के अंदर आना वो एक प्रोसेस की शुरुआत करता है जिसे हम लोग कहते हैं द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। और सबसे पहले जो यूरोपियंस आए थे वो आए थे यहाँ से। इफ यू आर अवेयर, ये जो जगह मैं मार्क कर रहा हूँ, ये दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द यूरोपियंस हैड कम टू इंडिया। एंड इफ यू आर अवेयर, दिस वाज द प्लेस जब बहुत सारे यूरोपियंस यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से इस तरफ आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो इट इज सेड कि सबसे पहले जो यूरोपियंस इंडिया के अंदर आए बड़े वाले, उनको पोर्चुगीज कहते हैं। ठीक है, तो पोर्चुगीज के बाद अगर आपको जानकारी होगी तो दूसरे जो आते हैं वो डच आते हैं बड़े यूरोपियंस के अंदर। हम लोग जो याद रखेंगे, इंग्लिश आएंगे तीसरे नंबर के ऊपर और चौथे के ऊपर आएंगे फ्रेंच। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी के अंदर हमको ये समझना है कि ये पहले यूरोपियंस कैसे आए। तो सबके सब मर्चेंट थे, सबके सब व्यापारी थे, और ये व्यापारियों ने इंडिया का रूट ढूंढ निकाला था। क्यों ढूंढ निकाला था, तो उसके पीछे का थोड़ा बहुत कारण मैं आपको समझा देता हूँ। इफ यू कैन सी इन दिस मैप, अगर आप ये मैप के अंदर देख पा रहे होगे, तो ये जो मैंने डॉट किया है, ये जो डॉट है, ये जगह को कहा जाता है कॉन्स्टेंटिनोपोल। क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेंटिनोपोल। कॉन्स्टेंटिनोपोल इज अ प्लेस जिसे हम लोग आज की तारीख के ऊपर टर्की भी कहते हैं, इस्तांबुल वाला जो रीजन है। और इट वॉज द कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन द यूरोप एंड द एशिया। समझे कि नहीं समझे? ये यूरोप और एशिया के बीच में कनेक्टिंग डॉट के रूप में था। कहते हैं कि जब ये रास्ता ब्लॉक किया गया बाय द 14th-15th सेंचुरी, इट इमर्ज्ड, और ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस के अंदर एक थनगनाहट हुई कि यार अपने इंडिया ढूंढ के आए, अपन कहीं से भी ढूंढ के आते हैं। और एक फिर यूरोप के अंदर एक प्रोसेस चला जिसे हम लोग कहते हैं रेनेसेंस। अगर आपको जानकारी होगी, ये रेनेसेंस ने यूरोप के अंदर कल्चरल रिवाइवल किया। And because of the cultural revival that took place in Europe, it resulted into a condition where the new discoveries took place. ये न्यू डिस्कवरी में साइंटिफिक डिस्कवरी हुई
ये न्यू डिस्कवरी के अंदर अगर आप देखोगे तो आपकी डिस्कवरी होगी ट्रेडिंग रूट्स की, ज्योग्राफी की, मैं कहूँगा रिलीजियस डिस्कवरी चेंजेस होती है, प्रोटेस्टेंट जैसे रिलीजन उभर के आए, तो बहुत सारी चीज़ें यूरोप के अंदर चलेगी। एंड बिकॉज ऑल दिस थिंग्स टुक प्लेस, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब उभर के आई, उसके कारण पोर्चुगीज आए, पोर्चुगीज को फॉलो करते करते डच आए, और उसके बाद कौन आए, इंग्लिश आए। अब हम लोग को एनसीईआरटी के अंदर देखना यह है कि इंग्लिश क्यों आए हैं और कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश कंपनी कैसे आई। पोर्चुगीज तो अगर आपको जानकारी होगी तो वो लोग आ गए थे इन द ईयर 1498। कब आए थे, 1498। अब उसको थोड़ी देर के बाद समझाता हूँ। डच की हम लोग बात करेंगे तो ये 1605 के आसपास इंडिया में आता है, और इंग्लिश की बात करेंगे तो ये आते हैं 1608-9 के आसपास। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि किस तरह से अलग अलग लोग इंडिया के अंदर आते हैं। और फ्रेंच की बात करेंगे तो कंपनी तो बन गई थी 1664 में, पर 1668 में इनके इंडिया के अंदर आगमन हुआ। इंडिया के अंदर एंट्री होने की डेट बता रहा हूँ, ना कि कंपनी के फॉर्मेशन की डेट बता रहा हूँ। ठीक है, मैं अब देखिए कहानी क्या चलती है। पोर्चुगीज आए कहाँ पे, कैलीकट नाम की जगह है वहां पे। उसके बाद पोर्चुगीज ने सूरत वाले विस्तार में भी अपना दबदबा बना दिया था। डच आए, डच ने भी सूरत और मसूलीपट्टनम, पोर्चुगीज भी थोड़े बहुत ईस्ट कोस्ट में थे, तो सूरत मसूलीपट्टनम दे वर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर एनी ऑफ द यूरोपियंस। इनफैक्ट सूरत और मसूलीपट्टनम के बारे में मैंने स्टैंडर्ड 8th की एनसीईआरटी में, सॉरी 7th की एनसीईआरटी के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आई विल सजेस्ट कि यू प्लीज वॉच माय ओल्ड वीडियोस ऑफ सूरत एंड मसूलीपट्टनम, यू विल बी एबल टू कोरिलेट मैंने उसके अंदर क्या किस तरह से उसका एक अप्रोच बिल्टअप कराया था। ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके थे जितने भी यूरोपियंस थे। अंग्रेजों का आगमन क्यों हुआ उसको समझाता हूँ। अब जब ब्रिटिश की हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग ब्रिटिश की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है इंडिया में, वो कैसे आती है उसके पीछे की कहानी बताता हूँ। तो इट इज सेड कि द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ प्राइवेट कंपनी जो लंदन के अंदर बनती है, और एक व्यापारियों का समूह था जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। क्या नाम था उसका, मर्चेंट एडवेंचर्स। नाम याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देगा। दिस वाज अ ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन कॉल्ड एज द मर्चेंट एडवेंचर्स। और कहा जाता है कि ये जो मर्चेंट एडवेंचर्स करके जो व्यापारी थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। दे वर द वंस हु फॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ब्रिटेन के रानी के पास गए जिनका नाम क्या था, क्वीन एलिजाबेथ, और उनको कहा कि भाई हमको व्यापार करने की अनुमति दो। इट इज सेड दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गिवन अ चार्टर। चार्टर समझ में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड चार्टर। चार्टर का मतलब है कि एक रॉयल ऑर्डर इश्यू किया गया था। क्या हो गया था बेटा, रॉयल ऑर्डर इश्यू किया गया था बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, और ये रॉयल ऑर्डर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मोनोपोली ये थी कि इंग्लैंड के अंदर उनके अलावा कोई और ट्रेडिंग ग्रुप इंडिया के साथ व्यापार नहीं कर पाएगा। समझे कि नहीं समझे। व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर्ड इंडिया, इट वाज रिटन इन द रॉयल ऑर्डर दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप विल बी परमिटेड टू डू ट्रेड विथ इंडिया। गेटिंग अ पॉइंट, इन इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड की खाली एक ही कंपनी है। तो इनके पास क्या था, आप समझने की कोशिश करो, मोनोपोली थी। मोनोपोली समझ में आता है आपको। मोनोपोली इज अ कंडीशन जहां पे इनफैक्ट आप मार्केट को इनडायरेक्टली कैप्चर कर रहे हो आपके पास जो रिसोर्सेज है उसके द्वारा। तो कंपनी के पास जो मोनोपोली थी, ये मोनोपोली का सहारा लिया गया, और उसके कारण इंग्लैंड का कोई भी ट्रेडिंग अथॉरिटी या कंपनी का जो ग्रुप है उसको बोल दिया गया कि अभी तुमको व्यापार नहीं करना है। नो अदर कंपनी इज अलाउड टू ट्रेड इन दिस केस। गेटिंग अ पॉइंट। सो इट इज सेड दैट द कंपनी, उसको वेंचर करने का राइट दिया गया across the oceans, looking for new lands for which could buy new goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at the higher prices. तो as a part of the process, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी व्यापारी थे वो ढूंढते आ गए कहाँ पे, सूरत के अंदर। इफ यू आर अवेयर, सूरत वाज द फर्स्ट प्लेस वेयर द ईस्ट इंडिया कंपनी मर्चेंट्स एंटर्ड इंडिया। और कहा जाता है कि कंपनी को ब्रिटेन से एक मैं कह सकता हूँ कि एक छोटा हाथ दे दिया था, उसको दे दिया गया था। उसको बोल दिया गया था कि तुम अपने हिसाब से इंडिया के अंदर घुसो, कैसे भी करके व्यापार करो, बिकॉज द कंपनी डिड नॉट हैव द फियर ऑफ कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश कंपनीज, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द सोल एंड द वन एंड द ओनली कंपनी जिसको इंडिया के अंदर व्यापार करने का राइट्स था। देखिए इसका एडवांटेज क्या होता है। इट इज सेड कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है
उसकी खासियत ये हुआ करती थी कि वो बाय चीप और सेल डियर का कंसेप्ट फॉलो करती थी। बाय चीप और सेल डियर का मतलब क्या है, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो उनका मतलब ही ये होता था कि ये लोग इनफैक्ट इंडिया से सस्ते में दाम में चीजें खरीदते थे और उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको इंग्लैंड के अंदर हायर कॉस्ट के अंदर बेचा जाता था। अब इफ यू आर अवेयर, इंडिया वाज नोन फॉर पर्टिकुलर 2-3 थिंग्स। वन वाज द स्पाइसेस, दूसरा इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट थे वो काफी पॉपुलर हुआ करते थे इन द वर्ल्ड ट्रेड इन द 17th सेंचुरी। जब कंपनी इंडिया के अंदर आई, हम लोग बात कर रहे हैं द पीरियड ऑफ 17th सेंचुरी के आसपास का, जब कंपनी इंडिया के अंदर आई तो ड्यूरिंग दिस फेज मल्टीपल थिंग्स इमर्ज्ड, और ये सब चीजों के कारण इनकी जो पॉलिसी थी, ये पॉलिसी को हम लोग मर्केंटाइल पॉलिसी भी पहचानते हैं। क्या कहते हैं? मर्केंटाइल पॉलिसी। मर्केंटाइल पॉलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय द वर्ड मर्केंटाइल? तो मर्चेंट के तौर के ऊपर आते हैं, ट्रेडर्स के रूप में आते हैं, और ट्रेडर्स का जो प्रॉफिट मार्जिन था, ये प्रॉफिट मार्जिन को इन्होंने इस तरह से सेटअप किया था कि इंडिया के बाजारों से कोई भी चीपर ऑब्जेक्ट को खरीदना है, चीपर प्रोडक्ट को खरीदना है, और इसी को ही फिर इंग्लैंड के अंदर अगर आप देखोगे तो हायर रेट्स के अंदर बेचना है। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के अंदर अपनी एंट्री की। ये एंट्री करने के बाद हायर रेट्स के अंदर अपना सामान बेचने की शुरुआत करते हैं। अब देखो, बहुत इंटरेस्टिंग केस हुआ। यू विल फाइंड कि ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन से तो एकमात्र कंपनी बन गई। अब दिक्कत क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चार्टर मिला था, उसके अंदर ये तो नहीं लिखा था कि कोई और यूरोपियन पावर्स इंडिया के अंदर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये चार्टर किसने दिया था? इंग्लैंड के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लिख के दे दिया कि साहब, आपके अलावा कोई और व्यापार नहीं करेगा, अदर देन यू नो वन विल बी ट्रेडिंग, बट द चार्टर विल नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स। अब आप समझने की कोशिश करो कि एक बाजार है इंडिया, देयर इज वन मार्केट कॉल्ड एज इंडिया। Within this market, there are multiple players who wanted to trade. Within this market, there are multiple players who wanted to trade. The Portuguese were already here. The Dutch were already here. The English came, and following the English, the French also came to India by the year 1660s. अब आप समझो कि एक मार्केट है, एक बाजार है, वो बाजार के अंदर आपको व्यापार करना है. You want to trade within this one market. And do you think that the East India Company will be able to capture this market of India? So when the East India Company entered India, हमको ये जानने को मिलता है कि Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. अब आप समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया के ऊपर आई तो पोर्चुगीज आ चुके थे. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इट वॉज वास्को हु डिस्कवर्ड द रूट टू इंडिया in the year 1498. In fact, it was 21st May 1498. It was 21st May 1498 when Vasco da Gama, as I would say, पर्सन जो इंडिया को डिस्कवर करता है, और डिस्कवर करने के बाद वास्को ने इंडिया के लिए ट्रेड रूट खोल दिया था. अब आप समझने की कोशिश करो कि पोर्चुगीज ऑलरेडी आए हुए हैं. पोर्चुगीज के बाद यू विल सी कि बाय द अर्ली 17th century द डच वर आल्सो एक्सप्लोरिंग टू एंटर द इंडियन ओशन रीजन. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और उसके बाद अगर आप देखिएगा फ्रेंच ट्रेडर्स भी आने की शुरुआत करते हैं. तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक क्वाड्रेंगुलर कंडीशंस क्रिएट हो रही है. क्या हो रही है? क्वाड्रेंगुलर कंडीशंस क्रिएट हो रही है. एक तो पोर्चुगीज है, पोर्चुगीज के बाद दूसरे डच हो रहे हैं, तीसरे इंग्लिश हो रहे हैं, और चौथे कौन हो रहे हैं? फ्रेंच. ऑल वॉन्टेड टू कैप्चर दिस इंडियन मार्केट. समझे कि नहीं समझे? अब ये इंडियन मार्केट की ऐसी तो क्या खासियत थी? तो यू विल फाइंड कि इंडिया के अंदर की खासियत ये थी कि यहाँ से बहुत सारा कॉटन और सिल्क का जो प्रोडक्शन होता था, ये चाहते थे कि ये जो कॉटन और सिल्क है वो बाहर के प्रदेशों में बेचे. और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया के जो स्पाइसेस थे वो भी अच्छी खासी मात्रा में यूरोप के अंदर डिमांड में थे. कौन से स्पाइसेस थे? याद रखिएगा. एक तो पेपर एंशिएंट इंडिया में भी बहुत इंपॉर्टेंट था. मैंने आपको बताया था यूरोपियंस पेपर के लिए एंशिएंट इंडिया में भी ट्रेड करते थे. दूसरा था क्लव्स समझ में आता है आपको? इनफैक्ट क्लव्स लविंग कहते हैं हम लोग उसको, कार्डमम. और उसके बाद सिनेमन मतलब तज पत्ता.
और कार्डेमम मतलब आपकी ये जो इलायची है ना, इलायची, वो अब आप कार्डेमम इंडिया में भी अच्छा बनता है, ग्वाटेमाला जैसे कंट्री में भी बनेगा, ट्रॉपिकल थोड़ा क्लाइमेट चाहिए होता है आगे पीछे वाला। सो यू विल सी दैट जब हम लोग इनकी बात करते हैं तो इंडिया से स्पाइसेस, इंडिया के कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल्स की बहुत डिमांड थी। और चार चार यूरोपियंस इंडिया के अंदर आएंगे, चार चार यूरोपियंस इंडिया के अंदर आएंगे, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इससे कन्फ्लिक्ट होगा? बोलो भाई, कन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा? डोंट यू नॉट थिंक दैट द फोर यूरोपियन पावर्स हु आर कमिंग टू इंडिया, दे वांटेड टू ट्रेड विद इंडिया? डोंट यू हैव दिस आइडिया कि यार ये ब्रिटिशर्स ने जो इनफैक्ट जितने भी चारों के चारों आए, पोर्चुगीज आए, डच आए, इंग्लिश आए, फ्रेंच आए, they all wanted to capture the Indian market, and the Indian market was quite fragile at that time, and this resulted into conflict among the Europeans. इसके कारण क्या हुआ? A conflict among the Europeans started. Getting my point? So when the conflict among the Europeans started, जब यूरोपियंस के बीच में conflict होने की शुरुआत हुई, it overall resulted into, I would say, एंड इश्यूज, और उसके बाद फिर कंफ्लिक्ट आगे बढ़ती रहेगी। तो उसको मैं समझाता हूं कैसे कंफ्लिक्ट होती है। इट इज सेड कि बिकॉज ऑफ द कंपटीशन अमंग द यूरोपियंस, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन अमंग द यूरोपियंस, इट रिजल्टेड इनटू द पुशिंग अप ऑफ द प्राइसेस, एंड लेटर ऑन यू विल सी कि इनके जो प्रॉफिट्स थे वो डाउन हो जाते हैं। अब आप देखने की कोशिश करो कि पहले पोर्चुगीज थे, पोर्चुगीज को बाजार के अंदर सामान बेचना था, पोर्चुगीज वांटेड टू सेल दिस पेन इन द मार्केट। ये पेन है, ये पेन की मोनोपोली थी, ये इंडिया से 10 रुपए में खरीदते थे हाइपोथेटिकली, और यूरोप के बाजार में 1000 रुपए में बेचा करते थे, ठीक है। अब एवरीवन इन यूरोपियन मार्केट वाज सो फॉन्ड ऑफ दिस पेन, उनको लगता था कि भाई साहब ये पेन से हम लोग यूपीएससी पास कर देंगे, ठीक है, मतलब जो भी पेन होगी चलो उस टाइम पे। तो एक पेन का एग्जांपल दे रहा हूं, ये पेन है, ये पेन है, ये आपकी पेन है। ये पेन का एग्जांपल मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि ये पेन के ऊपर पोर्चुगीज की क्या मोनोपोली थी। पोर्चुगीज हट गए, पोर्चुगीज अभी चिल कर रहे थे, उतने में डच आ गए। डच ने जब ये मार्केट के अंदर पेन की डिमांड की तो जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने पेन का भाव बढ़ा दिया 15 रुपया। उन्होंने कह दिया कि नाउ देयर आर 2 ट्रेडर्स, मैं आपको 15 रुपए में दूंगा, अगर इसको चाहिए तो भी 15 रुपए में मिलेगा। 15 रुपए में इंडिया के अंदर लेना शुरू किया, और यूरोप के अंदर कंपटीशन होने के कारण ये पेन का भाव 750 रुपए हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद इंग्लिश आ गए, उसके बाद कौन आ गए? इंग्लिश आ गए। इंग्लिश आए, इंडिया के मार्केट के अंदर पेन का प्राइस और बढ़ गया, हो गया कि चलो मैं कहता हूँ कि 50 रुपए हो जाता है, और यूरोप के मार्केट के अंदर इसका भाव हो गया 300 रुपया। समझे कि नहीं समझे? और चौथे आए आपके फ्रेंच, फ्रेंच तक आते आते इंडिया के अंदर ये पेन का भाव 100 रुपया हो जाता है। और यूरोप के बाजार के अंदर, और यूरोप के बाजार के अंदर याद रखेगा कि द डिमांड ऑफ द पेन एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ पेन इंक्रीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, resulted into the pen will be sold at a price of 150 rupees. Now you can see, because of the entry of 4 Europeans, the prices will lead to decline, and the European companies started having some rival interest. अब जब जितने यूरोपियंस के बीच में राइवल इंटरेस्ट होंगे, उसके बाद उन सब ने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाए हमारे राइवल्स को हमको निकालना पड़ेगा तो ही व्यापार हो पाएगा। एंड दिस विल लीड टू मल्टीपल फाइट बिटवीन द ब्रिटिश, द डच, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश। गेटिंग माय पॉइंट? तो एनसीईआरटी के अंदर ये बहुत सारी चीजें लिखा गया है कि बिकॉज द ट्रेडिंग कंपनीज कुड ओनली फ्लरिश बाय एलिमिनेटिंग द राइवल कंपटीटर्स एंड टू सिक्योर द मार्केट्स, इट लेड टू फियर्स बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। हाँ, तो बाजार बचाने के लिए ये सब फाइट करने की शुरुआत करते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस थ्रू आउट द 17th एंड 18th सेंचुरी, मतलब द पीरियड फ्रॉम 1700s टू 1800s तक का जो पीरियड है, उस दौरान हमको बहुत सारी चीजें मिलती है, where the NCERT says that they regularly sank each other's ship, blockade the routes and prevented rival ship from moving with the supplies of goods। हाँ, तो बहुत सारी लड़ाई होती है, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होंगे, इंक्लूडिंग इनके ट्रेडिंग इंटरेस्ट को बचाने के लिए इन्होंने फोर्ट्स बनाने की शुरुआत की।
अब जैसे पोर्चुगीज के अंदर मैंने आर्ट एंड कल्चर के अंदर बताया था कि पोर्चुगीज ने फोर्ट्स बनाए, वैसे अंग्रेजों ने भी अपने फोर्ट्स बनाए, फोर्ट विलियम, सेंट डेविड, सेंट जॉर्ज, ये सब ऐसे ऐसे फोर्ट्स हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे, पोर्चुगीज ने भी बनाया है, ठीक है। अगोड़ा, चपोरा फोर्ट्स, अगर आपने देखा होगा, गोवा गए होंगे तो यू विल फाइंड, ओके। तो ये सब चीजें क्या दर्शाती है कि इन्होंने फोर्टिफाइंग सेटलमेंट्स बनाने की शुरुआत की, और जब फोर्टिफाई किया तो इनके अंदर के कन्फ्लिक्ट तो कहीं ना कहीं सेटल हुए। बट आप समझने की कोशिश करो कि व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी will be creating the forts in different parts of the country, don't you think the local kings which were staying in the area, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होंगे? क्योंकि आप एक ही रीजन के अंदर दो फोर्ट्स बना रहे हो, तो जो लोकल किंग है उसको लगेगा कि यार ये मेरे पावर को लेने की कोशिश कर रहा है, आई विल नॉट अलाउ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, and this will lead to what? It will lead to further conflict and further escalation. तो यूरोपियंस के बीच में कांस्टेंट फाइटिंग रहा, और ये फाइटिंग के कारण यू विल फाइंड कि ये यूरोपियंस पॉलिटिक्स के अंदर भी इंक्लूड करने की शुरुआत करते हैं। ये यूरोपियंस किस तरह से पॉलिटिक्स के अंदर इंक्लूड करेंगे, उनको मैं बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपना एस्टेब्लिशमेंट किया उसके द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, पर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग समझेंगे। एक क्लास के अंदर इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं कि जब इंग्लिश इंडिया के अंदर आए तो इंग्लिश ने फ्रेंच को खत्म किया, और इनके साथ कार्नाटिक वॉर्स करके इनको भारत से भगा दिया जाता है। उसी दौर के ऊपर डच के साथ बेदारा की लड़ाई की जाती है, द बैटल ऑफ बेदारा, इट टुक प्लेस इन बंगाल। और पोर्चुगीज के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वाली की लड़ाई की, किसकी? स्वाली लड़ाई, द बैटल ऑफ स्वाली होल। And after fighting the battle of Swally Hole, the Dutch, the French and the Portuguese were defeated in India, and East India Company उसके बाद जितने ज्यादा फोर्ट्स बनाएगी, ये फोर्ट्स के कारण फिर उनके कन्फ्लिक्ट बनने की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। तो आगे किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एस्टेब्लिशमेंट करती है उसके लिए मेरे साथ बने रहिएगा। हम लोग आज के सेशन को यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं, और हमारा जो क्लास है उसका जो सेकेंड टॉपिक है कि हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीट और स्टार्टेड ट्रेडिंग इन बंगाल, उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं पढ़ाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि कंपनी किस तरह से अपने साम्राज्य विस्तरण करती है, ठीक है। तो हम लोग आज के सेशन को यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। हम लोग बंगाल के ऊपर, मैसूर के ऊपर, मराठास के ऊपर, प्लासी की लड़ाई के ऊपर, सबके ऊपर बात करेंगे। बहुत लंबा क्लास होने वाला है हमारा, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स ऑफ बंगाल, मैसूर एंड मल्टीपल एरियाज जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कैप्चर करती है ये सब रीजन को, मैं सबको आपको पढ़ाऊंगा। मराठास के अंदर कैसे भी उनका एस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा काफी लेंथी रहने वाला है, डोंट वरी अबाउट दैट, बट विल मेक श्योर कि हम लोग डिटेल में उसको करेंगे, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। PN Live इज माई कोड। अगर आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरे कोड को यूज कीजिएगा। अगर आप लोग रनिंग नोट्स नहीं बना रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू प्लीज मेक द रनिंग नोट्स। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू टू मेक द रनिंग नोट्स सो दैट आप उसको अच्छी तरह से अपने अक्षरों में ही पढ़ो और अक्षर अपने अपने हैंड राइटिंग्स में लिखोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, आगे के टॉपिक पढ़ते रहिएगा। टिल देन कीप स्टडिंग।